हाय फ्रेंड्स, नागरिक शास्त्र के प्रैक्टिस पेपर जो हमारे लिए यूपी टीजीटी पीजीटी एनबीएस केबीएस ईएमआरएस और डी ट्रिपल एसबी में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस पेपर जो प्रीवियस ईयर से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्न में से कौन सा है। तो भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप देखने को मिलता है गणतंत्रीय, संघीय और अध्यक्षात्मक, गणतंत्र एकात्मक संसदीय, गणतंत्र संघीय संसदीय, गणतंत्र एकात्मक संघीय। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का जो स्वरूप देखने को मिलता है वह देखने को मिलता है गणतांत्रिक, संघीय और संसदीय रूप में है, क्योंकि भारत में संसदीय व्यवस्था है देखने को मिलती है, ये सही है। संघीय व्यवस्था राज्यों का संघ है, ठीक है, दूसरा सही है। और गणतंत्र, भारत एक गणराज्य है, तो ये 3 पॉइंट इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो दबाव समूह जो होता है, दबाव समूह किसे कहते हैं पहले ये समझ लेते हैं। दबाव समूह वो होता है जैसे कोई संगठन होता है और राजनीतिक के लिए वो आंदोलन करता है। जैसे अभी हम देखते हैं किसान आंदोलन जो शुरू होता है, तो ये दबाव समूह के अंतर्गत आता है। तो दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना, भौतिक विकास के लिए कार्य करना, अपने सदस्यों के हितों का विकास विकसित करना और धर्म की रक्षा करना। तो दबाव समूह का कार्य होता है अपने सदस्यों के हितों के विकास को विकसित करने के लिए कार्य किया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, राज्यसभा अध्यक्ष करता है, कि राष्ट्रपति करता है, कि विरोधी दल करता है। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की बात करें तो यह अनुच्छेद 108 में वर्णित किया गया कि संयुक्त अधिवेशन किसकी, संसद की। संयुक्त अधिवेशन की बैठक को बुलाता कौन है। तो बैठक को बुलाने का काम करता है राष्ट्रपति, यानी संयुक्त अधिवेशन की बैठक कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। और उसको अध्यक्षता कौन करता है उसकी, तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति करता है, कि संसद करता है, कि प्रधानमंत्री करता है। तो संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करने के लिए राष्ट्रपति को कौन से आर्टिकल में वर्णित किया गया है। तो आर्टिकल 316 के 1 में 316 के 1 में वर्णित किया गया है कि संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था। भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था। चंद्रशेखर थे, मोरारजी देसाई थे, कि बीपी सिंह थे, कि चरण सिंह थे। तो गैर कांग्रेसी सरकार का पहला प्रधानमंत्री कौन था, मोरारजी देसाई। कौन थे, मोरारजी देसाई थे पहले गैर कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, राज्य विधानसभा का चुनाव कौन कराता है। राज्य विधानसभा का चुनाव कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है, प्रधानमंत्री कराता है, गवर्नर कराता है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कराता है। तो राज्य विधानसभा का चुनाव कौन कराता है। तो राज्य विधानसभा का चुनाव मुख्य निर्वाचन अधिकारी करवाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए के रखने के लिए कौन जिम्मेदार होता है। जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने का जिम्मेदारी किसके पास होती है। तो जिलाधिकारी के पास होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि मुख्य लेखाधिकारी किसके आय व्यय की जांच नहीं करते। मुख्य लेखाधिकारी जो होता है किसके आय व्यय की जांच नहीं करता है, नगर निगम का, केंद्रीय सरकार का, राज्य सरकार का, सरकारी उद्योग का। तो मुख्य लेखाधिकारी जो होता है वह नगर निगम के आय व्यय का जांच नहीं करता है। मुख्य लेखाधिकारी जो होता है केंद्रीय सरकार के, राज्य सरकार के और सरकारी उद्यमों की जांच करता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है
अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नौकरशाही की विशेषता नहीं है, यानी कि नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी की विशेषता नहीं है। अस्थायित्व, तटस्थता, गोपनीयता, अक्षमता। तो नौकरशाही की विशेषता क्या नहीं होगी इसमें? तो नौकरशाही की विशेषता इसमें वो नहीं होगी, अक्षमता। नौकरशाही बनने के लिए क्या होना चाहिए? क्षमता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, बहुत टैलेंट होना चाहिए। यानी जब आईएएस बनेगा तो उसके पास योग्य ज़्यादा होनी चाहिए, तो यानी कि उसके अंदर स्थायित्व होगा, तटस्थता भी होनी चाहिए और गोपनीयता भी होनी चाहिए। क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए? अक्षमता नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न क्या है कि उदारवाद किसका समर्थन करता है? उदारवाद किसका समर्थन करता है? धनवानों का, अभिजात्य व्यक्तियों का, निर्धनों का, सबका। तो उदारवाद जो होता है, उदारवाद किसका समर्थन करता है? उदारवाद नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करता है, नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करता है। और किसका समर्थन करता है? धनवानों का समर्थन करता है। ठीक है। उदारवाद मानव को उत्पादन, विनिमय, वितरण करने, कोई व्यापार या व्यवसाय करने, अपनी संपत्ति को रखने तथा बेचने आदि की पूरी स्वतंत्रता देता है, जिसमें पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है। यानी पूंजीवाद का भी समर्थन कौन करता है? तो पूंजीवाद का समर्थन कौन करता है? पूंजीवाद का समर्थन उदारवाद करता है। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है कि फांसीवाद विश्वास करता है कि, फांसीवाद क्या विश्वास करता है? कि राज्य दल से श्रेष्ठ है, दल राज्य से श्रेष्ठ है, राज्य और दल दोनों एक दूसरे से अलग हैं, राज्य और दल दोनों एक ही हैं। तो फांसीवाद किस में विश्वास करता है? तो फांसीवाद विश्वास करता है कि राज्य जो है वह दल से श्रेष्ठ है, राज्य जो है वह दल से श्रेष्ठ है। अगर दल से श्रेष्ठ नहीं राज्य होगा तो दल क्या करेगा कि राज्य के ऊपर कब्जा जमा लेगा। तो फांसीवाद किसका समर्थन करता है? फांसीवाद विश्वास करता है कि राज्य जो है वह दल से श्रेष्ठ है। अगला प्रश्न की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है? इनमें से 4 व्यक्तियों के नाम दिए, इनमें से कौन सा व्यक्ति कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी दल पद्धति लोकतंत्र के स्थायित्व के सबसे उपयुक्त है? कौन सी जो दल पद्धति है लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है? द्विदलीय पद्धति, एक दलीय पद्धति, बहुदलीय पद्धति और दल रहित पद्धति। तो कौन सी दलीय पद्धति है जो लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो वह है द्विदलीय पद्धति। ठीक है। भारत में कौन सी दलीय पद्धति देखने को मिलती है? तो भारत में बहुदलीय पद्धति देखने को मिलती है। ठीक है। और द्विदलीय व्यवस्था जो होती है वह लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या होता है? नागरिक शास्त्र का मुख्य अध्ययन का विषय क्या होता है? राज्य होता है, नागरिकता होती है, पंचायती राज होता है, नगर निगम होता है। तो नागरिक शास्त्र के अध्ययन की मुख्य विषय क्या होती है? नागरिक शास्त्र के अध्ययन की मुख्य विषय राज्य होता है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को द्वितीय स्तरीय, यानी कि दिव्या नहीं है, द्वितीय है, द्वितीय स्तरीय बनाने का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता ने, बलवंत राय मेहता ने, के संथानम ने, संविधान प्रारूप समिति ने। तो भारतीय पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव अशोक मेहता समिति ने दिया था। यानी पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव किसने दिया था? तो अशोक मेहता समिति ने दिया था। ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायत बनाने का सुझाव किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न की। अशोक मेहता, अभी बात करते हैं कि अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था 1977 में। कब हुआ था? 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव दिया गया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं, पर कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता। यह विचार किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का, भीमराव अम्बेडकर का, के.टी. शाह का, महात्मा गांधी का। तो यह विचार जवाहरलाल नेहरू का है। जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं कि सीमाओं के भीतर
हम अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं। कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता है। कथन किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू का यह कथन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ था? भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ था? मंत्रिमंडल मिशन के तहत, वेवेल योजना के तहत, राजगोपालचारी योजना के तहत, शिमला सम्मेलन के तहत। तो भारत में संविधान सभा का निर्माण जो हुआ था वह मंत्रिमंडल योजना के तहत हुआ था। किसके तहत हुआ था? मंत्रिमंडल योजना के तहत हुआ था। और इसको क्या कहते हैं? कैबिनेट मिशन के तहत भी कहते हैं। किसके तहत? कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन या उसे मंत्रिमंडल कहते हैं। कैबिनेट मिशन या मंत्रिमंडल मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ था। कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। इसमें कौन कौन सी सभा ने गठन भाग लिया था? प्रांतीय विधानसभा तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं कि राजनीतिक शास्त्र के पिता माने जाते हैं। राजनीतिक शास्त्र के पिता कौन माने जाते हैं? अरस्तु माने जाते हैं, सुकरात माने जाते हैं, चाणक्य माने जाते हैं, कार्ल मार्क्स। तो राजनीतिक शास्त्र के पिता कौन माने जाते हैं? तो राजनीतिक शास्त्र के पिता किसको माना जाता है? तो अरस्तु को राजनीतिक शास्त्र का पिता माना जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? ठीक है, क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, नेपाल है। तो राज्य कौन सा है इसमें? तो राज्य नेपाल है। ठीक है, अगर पूछेगा स्टेट के बारे में तो इंग्लिश में स्टेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्टेट जो है वो हो जाता है प्रदेश के बारे में, जो हम अपने राज्य के बारे में पढ़ते हैं। और राज्य, राजनीतिक शास्त्र में अगर राज्य का अध्ययन जो होता है तो वह संप्रभुता के क्षेत्र में होता है। ठीक है, राज्य के लिए क्या क्या होता है कि संघ की इकाई के रूप में, यानी सर्वोच्च सत्ता जिसके पास होती है। तो राज्य कौन सा हो जाएगा इसमें? नेपाल हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व कौन सा है? यानी किसी भी देश को राज्य कहे जाने के लिए आवश्यक तत्व क्या होता है? सर्वोच्च सत्ता होती है, भूभाग होता है, जनता होती है, राष्ट्रीयता होती है। तो अति आवश्यक तत्व क्या हो जाएगा? अति आवश्यक तत्व हो जाएगा सर्वोच्च सत्ता, जिसे क्या कहेंगे? संप्रभुता। यानी कोई भी फैसला जो राज्य अपने हिसाब से लेता है और कोई अन्य देश उसके फैसले को रोक टोक नहीं लगा सकता, तो वही क्या कहलाता है? सर्वोच्च सत्ता। तो राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक शब्द क्या हो जाएगा? तो सर्वोच्च सत्ता, जिसे संप्रभुता भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत है विकासकारी सिद्धांत, देव उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, पत्रक का सिद्धांत। ठीक है, यानी कि पत्रक है पैतृक सिद्धांत बोल लेते हैं उसको। ठीक है, तो राज्य की उत्पत्ति का सबसे कौन सा सिद्धांत है? तो विकासकारी सिद्धांत बोला जाता है। कौन सा सिद्धांत बोला जाता है? तो विकासकारी सिद्धांत बोला जाता है। किसके? राज्य की उत्पत्ति का सही सिद्धांत क्या है? विकासकारी सिद्धांत है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या करा कि लोकप्रिय संप्रभुता किस में निहित होती है? लोकप्रिय संप्रभुता किस में निहित होती है? जनता में निहित होती है कि राष्ट्रपति में निहित होती है कि प्रधानमंत्री में निहित होती है कि सांसद में निहित होती है? लोकप्रिय संप्रभुता किस में निहित होती है? तो लोकप्रिय संप्रभुता जनता में निहित होती है। किस में निहित होती है? तो जनता में निहित होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है कि कौन सा सिद्धांत एक तत्ववादी संप्रभुता का विरोधी है? ठीक है, क्या पूछ रहा है कि कौन सा सिद्धांत एक तत्व संप्रभुतावादी का सिद्धांत है, संप्रभुता का विरोधी सिद्धांत है? तो संप्रभुता का मतलब क्या होता है? ठीक है, संप्रभुता का मतलब क्या होता है? संप्रभुता का मतलब होता है कि संपूर्ण सर्वोच्च शक्ति। ठीक है, तो उसका संप्रभुता का विरोधी क्या होगा? ठीक है, विरोधी क्या होगा? विरोधी इसका होगा बहुलवाद। ठीक है, संप्रभुता का विरोधी किसे मानते हैं? बहुलवाद को मानते हैं। किसको मानते हैं? संप्रभुता का विरोधी तो बहुलवाद को मानते हैं। किसको मानते हैं? बहुलवाद को संप्रभुता का विरोधी मानते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। लेवियाथन के लेखक कौन है? लेवियाथन के लेखक कौन है? हॉब्स हैं, अरस्तु हैं, मैकियावेली है, बोडा हैं।
तो लेवियातन के लेखक कौन है? तो लेवियातन के लेखक हॉब्स हैं। ठीक है, लेवियातन के लेखक कौन है? तो लेवियातन के लेखक हॉब्स हैं। लेवियातन के लेखक का प्रकाशन कब हुआ था? तो लेवियातन के लेखक का प्रशासन कब हुआ था? तो लेवियातन के लेखक का प्रशासन 1651 ईस्वी में हुआ था। 1651 ईस्वी में लेवियातन का प्रकाशन हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समान इच्छा का प्रतिपादन किसने किया था? तो समान इच्छा का प्रतिपादन किसने किया था? तो समान इच्छा का प्रतिपादन रूसो ने किया था। ठीक है, रूसो क्या कहते हैं कि रूसो कहता है कि राज्य एक नैतिक प्राणी होता है। राज्य जो होता है वो क्या होता है? राज्य एक नैतिक प्राणी होता है। यह बात किसने कही थी? तो रूसो ने कही थी। रूसो ने क्या कहा था कि राज्य जो होता है एक नैतिक प्राणी होता है और इसकी अपनी इच्छा होती है। और उस प्राणी की क्या होती है? उस प्राणी की अपनी एक इच्छा होती है। ठीक है, क्या होती है? उस प्राणी की अपनी एक इच्छा होती है जो व्यक्तियों की विभिन्न इच्छाओं के प्रयोग से भिन्न होती है। राज्य की यही इच्छा सामान्य इच्छा है। ठीक है, नहीं, व्यक्तियों की इच्छा नहीं। एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है कि रूसो क्या कह रहा है कि राज्य है जो है राज्य जो है राज्य एक नैतिक, राज्य क्या है? राज्य एक नैतिक प्राणी है। ठीक है, राज्य क्या है? राज्य एक नैतिक प्राणी है और राज्य की अपनी एक इच्छा होती है। राज्य की क्या होती है? अपनी एक इच्छा होती है जो व्यक्तियों की इच्छा से अलग होती है। जो व्यक्तियों की इच्छा से क्या होती है? अलग होती है, जो विभिन्न इच्छाओं के प्रयोग से भिन्न होती है। ठीक है, राज्य की यही इच्छा सामान्य इच्छा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस सिद्धांत के अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई? सामाजिक समझौते के सिद्धांत से, शक्ति सिद्धांत से, दैवीय सिद्धांत से। ठीक है, सामाजिक समझौते के सिद्धांत से होती है कि शक्ति के सिद्धांत से होती है कि दैवीय सिद्धांत की होती है कि इनमें से कोई नहीं? तो राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई। किस सिद्धांत में देखने को मिलता है? तो यह मिलता है समाजवादी समझौते के सिद्धांत से देखने को मिलता है। अब बढ़ते हैं आगे। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के समर्थक थे जिनका मानना था कि राजनीतिक सत्ता लोगों की सहमति पर निर्भर है। राज्य के सामाजिक समझौते का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, किसने प्रतिपादित किया था? हॉब्स ने, जॉन लॉक ने, रूसो ने, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, किसने किया था? तो राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते का सिद्धांत हॉब्स ने, जॉन लॉक ने और रूसो ने, तीनों ने किया था। ठीक है, तीनों ने किया था। और इनका क्या मानना था? इनका मानना था कि राजनीतिक सत्ता लोगों की सहमति पर निर्भर करती है। राजनीतिक सत्ता किसका सहमति पर निर्भर करती है? तो लोगों के प्रति निर्भर करती है। अगला प्रश्न क्या है कि स्वनिर्णय का सिद्धांत दुधारी तलवार है। यह कथन किसका है? कि स्व से लिया हुआ निर्णय का सिद्धांत दुधारी तलवार के समान होती है। यह कथन किसका है? यह कथन है लॉर्ड कर्जन का, वुडरो विल्सन का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, बर्टलेट स्केल का। ठीक है, किसका कथन है? तो यह कथन किसका था कि स्व निर्णय का सिद्धांत दुधारी तलवार है? तो यह कथन किसका है? लॉर्ड कर्जन का है। किसका है? लॉर्ड कर्जन का ये कथन कहलाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए खतरा है। किसने कहा? राष्ट्रीयता जो है सभ्यता के लिए खतरा। यह बात किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, जे.एस. मिल ने, मैकियावेली ने। तो राष्ट्रीयता जो है वह सभ्यता के लिए एक खतरा है। यह बात किसने कही थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। क्या कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने? कि राष्ट्रीयता जो है सभ्यता के लिए खतरा है। यह बात क्यों कही थी? तो यह बात इसलिए कहा था क्योंकि रविन्द्रनाथ जो टैगोर थे, कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर किसके समर्थक थे? तो ये अंतर्राष्ट्रीयतावाद के समर्थक थे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीयतावाद के समर्थक कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। और उसके साथ साथ वे राष्ट्रवादी भी थे। अंतर्राष्ट्रीयतावाद के साथ साथ वह राष्ट्रवादी थे। इसलिए वो क्या करते हैं कि राष्ट्रीय सभ्यता के लिए क्या खतरा है?
राष्ट्रीयता जो है सभ्यता के लिए खतरा है। यह बात किसने कही थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कही थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना सन 1945 में, सन 1919 में, सन 1935 में, सन 1946 में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी सन 1945 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? सन 1945 में हुई थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सचिव के कार्यकाल का, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जो होता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो उसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, 5 वर्ष का उसका कार्यकाल होता है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि 1933 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? 1933 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि स्वराज दल की स्थापना का मुख्य मुद्दा क्या था? स्वराज दल को स्थापित करने का मुख्य मुद्दा क्या था? तो स्वराज दल को स्थापित करने का मुख्य मुद्दा था काउंसिल में प्रवेश का। किसमें? काउंसिल में प्रवेश का। स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? 1924 में हुई थी। कब हुई थी? 1924 में हुई थी। क्यों की गई थी इसकी स्थापना? क्योंकि जब पंडित गांधी जी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, तो इससे क्षुब्ध होकर मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने क्या किया था कि काउंसिल में प्रवेश करके ही वह अपनी मांग को पूरा करा सकते हैं। इस उद्देश्य से इन्होंने स्वराज दल की स्थापना किया था। ठीक है, तो यह था राजनीतिक विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुए होंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम फिर ऐसे ही वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।